महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मर के भी वो मार गिराए तभी देश आज़ाद हुआ। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए और इसी में हम पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी जश्न के लिए पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ता भारत, और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमित रंजन। इनके बारे में दर्शकों मैं आप बता दूं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पटना वुमेंस कॉलेज के। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर। कार्यक्रम का आगाज़ मैं आपसे ये जान के करना चाहूँगी कि पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे की थीम क्या है, प्रेरणा क्या है इसके पीछे की? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 75वें वर्ष की स्वाधीनता में प्रवेश कर चुका है और इस स्वाधीनता वर्ष में जाने से 75 सप्ताह पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री साबरमती से वहाँ पर उन्होंने आगाज़ किया इस कार्यक्रम का आगाज़ करने का तरीका था या उनके पीछे जो उद्देश्य था, क्योंकि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने वहीं से शुरू किया था। इस वर्ष में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसमें अनंत काल तक निरंतर बहुत सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम जुड़े जा रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि आज हमारा देश, कोई ऐसा गली, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य, जो उनकी मैसेज थी, वो किसी के पास नहीं गया। वो सभी के पास आज निरंतर हमारे पास ये उद्देश्य का पहुंच रहा है। एकदम सफल कार्यक्रम रहा है। तो जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ता भारत है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो जो 75 वर्ष में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारतवर्ष सदैव से मीलों का पत्थर रहा है। अनंत काल से जब हम देखें, जैसे कि शून्य का जो भी आविष्कार हमारे भारतवर्ष से हुआ, ये भी एक विज्ञान था। और आज इस शून्य के कारण पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने अनेकों रहस्य हैं जो सुलझाए जा रहे हैं। अब आती है बात, इन आर्यभट्ट के आने के बाद हमारे पास बहुत महान विभूति, महान वैज्ञानिक हुए, जैसे सर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम हुए, हमारे पास अनंत न जाने कितने अनगिनत वैज्ञानिक हुए। अब आती है बात ऐसे कुछ वैज्ञानिक जिनको कि हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि हमारे लिए परस्पर हमारे विज्ञान, हमारे देश के प्रगतिशील में हमेशा विकासशील और मददगार रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको हमारे यहाँ सिर्फ 1-2 शब्दों में या 2 लाइन में किसी पुस्तक में पढ़ाया जाता है, पर उनका योगदान सदैव से असराहनीय रहा है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं या उदाहरण के स्वरूप हम बताते हैं, हमारे पास है शंकर बिशोई। ये एक ऐसे महान फिजिक्स यानी भौतिकी के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मात्र अपने 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक गैस जनरेटर का आविष्कार किया। गैस जनरेटर का आविष्कार करने से वहाँ हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतिकारी बदलाव आए। जब ये 20 वर्ष के हुए तो इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम दिया गया बिशो टाइप। ये मशीन कास्ट टाइपिंग में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आया। यानी कि पहले हमारे पास प्रिंटिंग की बहुत क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, बट जब से ये विशो टाइप मशीन आई, हमारे पास टाइपिंग के बहुत नए नए आयाम जुड़ते चले गए। इस मशीन की खास बात ये हुई कि 1 मिनट में 1200 तरह के अलग शैलियों में ये टाइपिंग करना शुरू कर दिया गया। दूसरे फिर हमारे पास आए हमारे डॉक्टर नायडू। डॉक्टर नायडू भी हमारे फिजिक्स के ही भौतिकी के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए। उनका कार्य ये रहा, बचपन से जन्म के समय में उनकी माता नहीं रही,
विज्ञान में उनकी बहुत रुचि रही। चूंकि किसान परिवार से वो आते थे, तो किसान के परिवार में रहते रहते चूंकि उनकी हमेशा रुचि विज्ञान और डेवलपमेंट में हमेशा रहा है, तो उन्होंने एक आविष्कार किया, एक मशीन जिसके द्वारा उन्होंने न जाने कितने निरंतर समुद्र के ऊपर और नीचे सतहों को रेडियो डिटेक्टर की तरफ से जो भी जीव ऑर्गेनिज्म ऊपर नीचे रहते हैं उनकी टेस्टिंग करी उन्होंने। तीसरी हमारी एक महान वैज्ञानिक थी महिला, अन्ना मनी, केरल में जन्मी। इनके बारे में ये कहा जाता है उस समय ये महान वैज्ञानिक, ये हालांकि सौर मंडल में ज्यादा काम करती थी, जब महिलाओं को पढ़ाई लिखाई शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं थी, उस समय उन्होंने सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए उन्होंने विज्ञान को चुना। धनाढ़ परिवार से चूंकि आती थी, इनके बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि जब इनका 8वां जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इनके पिताजी ने इन्हें हीरे की कानबाली गिफ्ट करी, बट इन्होंने उसे अस्वीकार कर करके अपने पिताजी से एक विकिपीडिया ब्रिटानिका का मांगा, एक पूरा सेट, कि पिताजी मुझे उसी में पढ़ना है, उसी में आगे निकलना है। इन्होंने ऑलमोस्ट लगभग 100 से ज्यादा मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, यानी कि आपके सौर मंडल ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म ही कोई भी परिवर्तन होता है इसको मापा जा सकता था। इन्होंने एक और महान आविष्कार किया जिसको ओजोनोसाइड के एक मशीन का नाम देते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि ओजोन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, बट इसको मापने का कोई यंत्र नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने ये यंत्र हमें भारत को दिया। अंतिम हमारे पास एक वैज्ञानिक होते हैं मनिंदर सिंह कपाटे। इनका काम क्या था, ये जन्मे थे हमारे पंजाब के मोगा शहर में। ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में जो निर्माण हुआ उन्होंने किया। आज इंटरनेट हम लोग जो देख रहे हैं, हमारा सारा पूरी अर्थव्यवस्था ये कह लीजिए कि इंटरनेट पे व्यवस्थित है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे इंडोस्कोपी सर्जरी का भी इन्होंने ही नींव रखी, मील का पत्थर रखा। हालांकि इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। चार्ल्स कियोन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो इनके काम को आगे बढ़ाए और उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो उद्देश्य है वो हमारे लोगों को, हमारे यंगस्टर्स को है जो याद कराना उनकी कुर्बानियों के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे देश में न जाने कितने क्रांतिकारी, युवा पीढ़ी से लेकर के प्रौढ़ उम्र तक के जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, सब लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। हर किसी ने एक ना एक संदेश हमेशा दिया देश को कि देश को जोड़ के रखें, तोड़ के नहीं। तो आज हमारी युवा पीढ़ी के साथ ये एक बहुत बड़ा दायित्व है कि उन लोगों ने जो कुछ भी हमें पाठ पढ़ाया, हमारे चाहे वो देश को जोड़ने की हो, चाहे हमारे देश के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, हमेशा सदैव हम लोग को एक बात ये हमेशा ठान के रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वज, चाहे वो क्रांतिकारी के रूप में हो, चाहे किसी भी उद्देश्य पे, चाहे किसी भी लक्ष्य को आखिर वो भेजते हो, हमारे लिए एक ना कुछ एक प्रावधान दे करके गए हैं। उस प्रावधान पे चलते हुए सदैव देश की तरक्की के लिए हम लोग को काम करना चाहिए और उनके सिखाए हुए जितने भी रास्ते पे है उसी पे चलना चाहिए, तभी हमारा देश सशक्त और एक हमारा भारत का निर्माण होगा। इन 75 वर्ष में जो भारत के विज्ञान के जो कार्यक्रम हैं, इसको आप है जो किस तरीके से देखते हैं और ये हमारे जो कालांतर में इसका क्या असर हुआ है? सदैव से ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर ही रहा है। ऋषि मुनियों से लेकर के आज तक जितने भी वैज्ञानिक यहाँ पर आए, देश के विकास में हमेशा ही योगदान दिया है उन्होंने। अब आता है विज्ञान में इन 75 सालों में क्या क्या तरक्कियाँ हुई। मैं आपको बता दूं, एक समय वैसा भी था जब एक छोटी सी बीमारी हैजा पूरे गांव के गांव को साफ कर दिया करती थी। बट अगर आज का हम प्रगतिशील भारत को देखें तो हमारे पास न जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिसको भारतवर्ष ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा जगत में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बस पलक झपकते इनका सफाया कर दिया है, किसी भी तरह की क्षति पहुंचाए हुए। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम लोग देखते हैं हमारा कोरोना काल का। इसमें सिर्फ भारतवर्ष ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, जीवन रक्षक दवा, जिसको HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बोलते हैं, सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे देश के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि जो गरीब देश, जो प्रगतिशील देश है, हमारे पड़ोसी देश, इतना ही नहीं, जो सुपर पावर अमेरिका कहा जाता है, उनको भी सप्लाई दिया और सप्लाई देकर के अपने नागरिक, साथ साथ में उनके नागरिकों की भी जान बचाई। ये तो हमारा कोरोना काल का आपको डेवलपमेंट या फिर एक बता सकते हैं कि एक हमारा नींव हुआ। दूसरा हमारा डेवलपमेंट होता है चिकित्सा क्षेत्र में। आज हमारे पास छोटे से छोटे सर्जरी, पहले हमारे क्या होता था, अगर किसी को सर्जरी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो ये मान के घर वाले चलते थे कि अब ये अस्पताल जाएगा और वापस लौट के कभी नहीं आएगा। बट आज हम लोग देख सकते हैं
बड़ी सी बड़ी सर्जरी, आजकल सारी बड़ी सर्जरी एंडोस्कोपिक सर्जरी में परिवर्तित हो गई है। पहले हमारे किडनी के स्टोन, हमारे पथरी जो भी और सर्जरी होती थी, पूरे पेट में बड़ा चीरा लगा करके लगाया जाता था। बट आज हमारा चिकित्सा जगत इतना प्रभावशाली है, इतना डेवलप कर चुका है कि सिर्फ एक एंडोस्कोपी, एक सूक्ष्म क्षेत्र से हम लोग सारे पत्थर को बाहर निकालते हैं, उसका सफाया करते हैं, नष्ट करते हैं। एक उदाहरण और हमारे सामने आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि ये एक विज्ञान जगत का ये उदाहरण आपको हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे दंपतियां हुआ करते थे जिनके पास संतान नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सारे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। बट आज हमारे वैज्ञानिक खुद, आज तक आपसे वो वैज्ञानिक हमारे देश का क्या बात करें, हमारे पटना, हमारे बिहार शहर में, हमारे बिहार राज्य में हम लोग देख सकते हैं अनगिनत अस्पताल ऐसे हैं जो ऐसे बहुत सारे दंपतियों की सहायता प्रदान कर रहे हैं जो कि संतान से वंचित रहा करते थे। फिर डेवलपमेंट आती है हमारे कृषि के क्षेत्र में। पहले हमारे यहाँ कृषि की काफी सारी वेराइटियां ऐसी होती थी गेहूं की जो कि कीड़ा मकोड़ा लगने के कारण सड़ गल जाता था। बट आज हमारे वैज्ञानिक, आईसीआर के बहुत सारे ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके डेवलपमेंट से ऐसी बीज का निर्माण किया है जो कि आपको चाहे कितना भी मौसम खराब हो, अनफेवरेबल कंडीशन हम लोग बोलते हैं, अगर धान की खेती आपको पानी में होनी है तो पानी में ही होनी है। बट आज धान ऐसे ऐसे निर्मित हुए हैं, धान के बीज, कि कम पानी में भी वो अच्छा फसल का पैदावार और उत्पाद कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में रिसर्च और विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम भी निकाले गए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में विज्ञान का कितना ज़्यादा है, जो इसकी क्या भूमिका है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार आज के समय में हमारे जितने भी युवा वैज्ञानिक हैं, चाहे कोई भी शिक्षकगण जो रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अनेक फंडिंग एजेंसीज की व्यवस्था किया है। सबसे पहला हमारा CSIR, ICMR जो चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करवाता है, CSIR जो हमारे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में रिसर्च करवाते हैं, DBT जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी का एक अंगीभूत इकाई है। इन सभी डेवलपमेंट, इन सभी रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास अनेकों फंड हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ वैसे शोधार्थी जो कि काफ़ी मेधावी हों उनका इंतज़ार करती हैं कि वो कोई अप्लाई करे, उनको फंड दिया जाए। ये फंड सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर तक सीमित नहीं रहता है, ये संस्थान के लेवल पर भी, कॉलेजेस के लेवल पर भी ये सारे फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस फंड से फ़ायदा क्या होना है? सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें चाहिए कि जब हम कोई भी छोटा से छोटा रिसर्च या प्रयोगशाला स्थापित करते हैं, उसमें हमें केमिकल्स, मशीन्स, इन सब की उपयोगिता होती है, इन सब का यूज़ किया जाना होता है, और इन सब को खरीदना हमारे लिए एक व्यक्ति के लिए या एक कॉलेज महाविद्यालय के असंभव होता है। इसके लिए हम लोग सोली डिपेंड रहते हैं किसी फंडिंग एजेंसीज पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीनों फंडिंग एजेंसीज हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही मददगार होते हैं। एक कारण यह भी होता है कि जो भी बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी से PhD वगैरह कर रहे हैं, उनको आगे रिसर्च करने के लिए उनको फंड चाहिए। बट वो फंड कहां से मिलेगा? इन्हीं सब एजेंसियों से। और आज हमारा भारत उस स्थान पर पहुंच चुका है कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारा पटना विश्वविद्यालय हो, चाहे मगध विश्वविद्यालय हो, हमारे बिहार के विश्वविद्यालय के भी काफी सारे मेधावी छात्र PhD करने के बाद पोस्ट डॉक करने US, फ्रांस, अनेकों ऐसे पश्चिम देश जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे इन फंडिंग एजेंसियों की मदद से। तो हमें लगता है कि ये सरकार, ये जो हमारा भारत सरकार है, ये जो एक बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, वैसे मेधावी छात्रों को, उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा, और बच्चों का साइंस के प्रति जो रुचि है वो भी और बढ़ेगा, जिसके कारण कि हमारा जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो भी हमारे देश को सशक्त बनाएगा। तो जैसा कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हमें आज़ादी को 75 वर्ष भी पूरे हो गए, तो सरकार द्वारा से बहुत सारी नीतियाँ निकाली गई थी, चाहे वो बात करें हम आत्मनिर्भर भारत की या फिर बात करें स्वच्छता अभियान की, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के जीवन में स्वच्छ रहना कितना ज़रूरी है? जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये सपना सदैव से रहा है। और ये सपना उनके पास आया कहाँ से? क्योंकि हम महात्मा गांधी, हमारे जो बापू हैं, ये उनका सपना था कि हमारा स्वच्छ निर्मल भारत सदैव से रहे। स्वच्छता इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम स्वच्छ तन मन धन हर तरह से स्वच्छ रहेंगे तो हम प्रगतिशील, किसी भी देश को प्रगतिशील बनाने में सदैव ही मददगार रहते हैं। हम खुला सोचते हैं, हम बड़ा सोचते हैं, हम सदैव पॉजिटिव सोचते हैं। सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे समाज के लिए भी। अब एक छोटा सा उदाहरण लेकर देखा जाए, हमारे समाज में
मैं चूंकि एक विद्यालय महाविद्यालय से आता हूं, तो हमारा महाविद्यालय जैसे हमारी बहुत सारी लड़कियां बच्चियां पढ़ती हैं, वहां पर हम लोग बच्चों को बस एक ये पाठ पढ़ाते हैं कि आप अपने क्लासरूम, अपने कॉलेज प्रांगण, जहां पर भी आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, वहां पर स्वच्छता हमेशा बनाए रखें। कारण ये होगा, अगर बच्चियों को अभी से ये स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए, वो एक महिला आगे चल के एक परिवार को हमेशा ही संभालती हैं। एक महिला को आप स्वच्छता का अभियान का पाठ पढ़ाएंगे, वो पूरे परिवार को संभालेगी। ये तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं महाविद्यालय के क्षेत्र में या महाविद्यालय तक ही सीमित। बट अगर हम लोग अपना समाज देखें, अभी हम लोग भी अपने सड़कों पर देखते हैं कि लोग काफी जागरूक हो गए हैं। कचरा कहां फेंकना है, कहां नहीं फेंकना, ये सभी लोग जागरूक हो गए हैं। हमेशा नीले डब्बे में, हरे डब्बे में सेग्रीगेट करके कचरा फेंका जाता है। भारत सरकार का ये उपक्रम बहुत अच्छा रहा है कि स्वच्छता अभियान को प्रमोट करने के लिए शौचालय की व्यवस्था भारत सरकार ने ही करवाया। जो भी मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद गांव में, जो कि वैसे गरीब लोग जो कि शौचालय बना भी नहीं सकते, भारत सरकार उन्हें हमेशा मदद कर रही है। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार की तरफ से, ना कि सिर्फ एक नागरिक को स्वच्छ बनाना, बल्कि हमारे समाज, हमारे देश और सब चीज, जितने भी हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट है, उसको सशक्त बनाना। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद को और पूरे देश को स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इससे हम वीर सेनानियों को याद कर रहे हैं। तो एक वीर सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, और साथ ही एक उनका शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान था। और आप भी एक शिक्षक हैं, तो आप ये जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, उसको आप वैज्ञानिक समृद्धि में कितना आप कारगर समझते हैं? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, सही कहा आपने, ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे। देखिए, भारत रत्न तो बहुत कोई को मिला, बस देश रत्न सिर्फ एक हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में कहा जाता था ये लॉ के पीएचडी उस समय के, जबकि उस समय कोई लॉ भी नहीं समझता था। ये उस समय पीएचडी कर करके बहुत अच्छी कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, एक केस लड़ने का इनका फी हुआ करता था 10,000। बट इस महान व्यक्तित्व ने सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के कहने से वो सारी प्रैक्टिसेस जितनी भी थी, अपनी लेविश लाइफ, जो अपना जीवन जी रहे थे, जीवन शैली छोड़ करके चंपारण आए, यहाँ के किसानों के साथ फिर वो लग गए। उनके सारे जो भी केसेस, जो भी हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आंदोलन होता, सत्याग्रह में कंप्लीटली अपना पूरा योगदान देने लगे। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब इनका एक कॉपी, एक अंग्रेज एग्जामिनर जब एग्जामिन कर रहा था इनकी कॉपी में, तो एक स्टेटमेंट लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी उनके कॉपी से एक भी, उत्तर पुस्तिका से एक भी गलती नहीं निकाली जा सकती थी। इस मामले में वो हमेशा कर्मठ रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे, हमेशा सदैव अपने जितने भी छात्र उनके छात्र छात्राएं उनके आसपास आते थे उनसे मदद मांगने के लिए, सदैव ये मदद किया करते थे विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी लिटरेचर से, विज्ञान ही नहीं, मानविकी, लिटरेचर, किसी भी क्षेत्र में कोई भी छात्र या छात्राएं उनसे मदद मांगता था, ये सदैव उनको मदद किया करते थे। जी, और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनना है। और साथ ही इस 21वीं सदी में ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे क्या कुछ है जो अंतर आने वाले हैं, क्या कुछ अभी आने वाला है, और साथ ही हमारे भारत से विश्व में क्या कुछ है जो विज्ञान की तरफ से जो दिया गया, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश सदैव से विश्व गुरु रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये सपना भी रहा है कि अब भारत जो हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति जो खो चुका है, वो वापस हमारे वैश्विक पटल पर आए। विश्व गुरु फिर से बनना है हमें। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे जरूरी है एक सशक्त, सामाजिक और एक पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से बढ़ता हुआ भारत। अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं। पहले आप 1961-62 का अगर वो दौर देखें, जब हमारे पास अनाज की कमी हो गई थी, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बहुत सारे जो उस समय ये तथाकथित कहा जाता है प्रगतिशील देश, उनसे अनाज की डिमांड करी थी। बट उन्हीं तथाकथित देशों ने अपना बोरी, पूरा नाव भरा हुआ जो बोरी था, वापस लौटवा लिया था। तब इनका आह्वान था कि एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन हम लोग अपने देश को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगे। आज का भारत आप देखिए, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जितने सारे सैटेलाइट्स हैं आज हमारे शिखर धवन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किए जा रहे हैं। ये हमारा डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। समाज हमारा धीरे धीरे प्रगतिशील होता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, आप किसी भी रूप में आप देख लें, समाज को अगर डेवलप करना है तो विज्ञान या वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं तो आगे आना पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिक अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं देश को आगे ले जाने में, बट थोड़ी सी
और अगर उनको एफर्ट लगा दिया जाए, उनकी थोड़ी मानसिकता, थोड़ी उनकी मेहनत को थोड़ा बूस्टअप कर दिया जाए, तो देश हमारा आज, आपको बता दें, हमारे पास जब हमारी इंडस्ट्रियां बंद होने लगी थी विदेशियों के जाने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, हमारा बोकारो प्लांट, हमारा सब एक तरीके से शटर हो रहा था, बंद हो रहा था, तभी स्थापना हुई हमारे IITs, एम्स, ये सब सारे वैज्ञानिक संस्थान है, राष्ट्रीय लेवल के उच्चतम वैज्ञानिक संस्थान है हमारे पास। जब ये वैज्ञानिक संस्थान आए, इन्होंने सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ क्लब किया और उनको अपना मदद देना शुरू किया उसके डेवलपमेंट के लिए। तब का भारत फिर से खड़ा हुआ, चलने लगा, दौड़ने लगा। और मैं आपको बता दूं, ये 2021 का भारत है, अब ये चलेगा दौड़ेगा नहीं, अब ये उड़ने को तैयार है। पर लग चुके हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी को इतना जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश को कभी झुकने नहीं देना है, देश के प्रति हमेशा संवेदनशील और प्रगतिशील बनाए रखना है। और जैसा कि आपने अभी युवा पीढ़ी की बात की, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे देश के भविष्य है। तो लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है उनका ज़्यादा रुझान है जो देखा जाता है ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, सोशल साइंस की तरफ। साइंस ये तो उनका जो रुझान है वो विज्ञान की तरफ आकर्षण करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है? सही कहा आपने कि आजकल की युवा पीढ़ी का रुझान मानविकी या फिर हमारे कला संकाय की तरफ ज़्यादा हो रहा है, बट साइंस की तरफ रुझान लाने के लिए बच्चों को सबसे पहले हम लोग तो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, बट विद्यालय के लेवल पर जा करके बच्चों को विज्ञान का अलग जगाना ज़रूरी है। बच्चे क्लास LKG में एडमिशन लेते हैं हमारे यहाँ, हमारे राज्य में 1, 2, 3 चौथी कक्षा में जाते आते उनको साइंस या विज्ञान के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ती है। ये हम अभिभावक या शिक्षक, ये उनकी दायित्व, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को किस तरह से साइंस के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि ये आने वाला भविष्य हमारी पीढ़ी है, ये आने वाले भारत को ये सशक्त बनाने वाले हैं। दूसरा, अगर हम विश्वविद्यालय या विद्यालयों में देखा जाए तो ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे विद्यालय जहां पर रिसर्च की कमी है, ठीक है, हमारे अभी तो बिहार राज्य में बहुत अनेकों ऐसे महाविद्यालय खुल गए हैं जहां पे सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी की व्यवस्था है, यानी कि एक छत के नीचे आपको करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो कि PhD या फिर हमारे रिसर्च में डेवलपमेंट में मदद कर। पहले होता क्या था, एक रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक विद्यार्थी को किसी दूसरे महाविद्यालय या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे राज्य जाना पड़ता था, बट आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल अलग सिनेरियो है। आज हमारे राज्य में ही अनेकों महाविद्यालय हैं जो कि इतना सारा इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी अपने पास रखे हुए हैं और बच्चों को, सिर्फ हमारे महाविद्यालय के बच्चों को नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों को भी बुलाते हैं। क्लास 10th 12th का जितना भी प्रायोगिक परीक्षाएं या प्रायोगिक शिक्षण संस्थान जो भी हैं वो सभी को बुलाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने से उनका सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि बच्चे जो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो कि बड़े बड़े इक्विपमेंट, छोटे छोटे रिसर्च वगैरह, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर सकते, अब वो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और नए आयामों को लिखते चले जा रहे हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो हमारे देश के भविष्य है, उन पर हमारा जो पूरा भविष्य टिका हुआ है। और साथ ही मैं आपसे, हमारे पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मेरा तो बस संदेश खास करके युवा पीढ़ियों को ही रहेगा। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, नीतियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नीतियां आपको पसंद हो ना पसंद हो, वो सबको दरकिनार करते हुए हमेशा आपको ये सोचना है कि किस तरह से हम अपने भारतवर्ष को मजबूत, सशक्त बनाएं। और सशक्त देश या सशक्त भारतवर्ष तभी बन पाएगा जब हमारे पास शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था होगी। शिक्षित बनिए, गलत कार्यों में ना फंसिए। आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बहुत सारा सोशल मीडिया बच्चों को भ्रमित कर रहा है, युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है, आप उसके बहकावे में मत आइए। हमारे प्रधानमंत्री का सदैव से एक नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। कोशिश ये करें कि इस चीज को हम लोग मूल मंत्र बना करके आगे चलें। सिर्फ प्रधानमंत्री का नारा ये सीमित ना हो, हम लोग घर में एक इंडिविजुअलिटी की तरह इसको रखें, अपने दोस्तों अपने मित्रों को ये संदेश पहुंचाएं। दूसरा, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सशक्त देश बनाना है तो आप विज्ञान, आप मानविकी, आप संकाय, आप लिटरेचर, आप शिक्षा, हर जगत में इस देश को सशक्त बनाने में काम करें। अंत में मैं हमेशा कहूंगा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद, और दूरदर्शन बिहार का बहुत आभार। तो दर्शकों, आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं तो इसका श्रेय उन क्रांतिकारियों को जाता है जिन्होंने अपना जान न्यौछावर कर हमें आज़ादी दिलाई। आज पूरा देश उन सभी संग और अनसंग हीरोज़ को नमन करता है। तो दर्शकों, अगर आप हमें कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे पता पे दे सकते हैं। हमारा पता है केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना।
और हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए डीडी बिहार।